आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद क्या हमारे देश की टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर उस टाइम थी? क्योंकि आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें ऐसे शख्स की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने 25 वर्ष की उम्र में 70 से ज़्यादा कत्ल कर दिए। और उस व्यक्ति को जब पुलिस हिरासत में लेती है, हिरासत के महज 4.5 महीने बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। और आज के टाइम में एक केस में किसी को अगर फांसी की सजा देनी होती है तो लगभग 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा निर्भया हत्याकांड वाले मामले में 12 वर्ष बाद फांसी दी गई। तो मुझे लगता है कि पहले का जो दौर था उस टाइम में शायद कुछ व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उतने ज़्यादा क्राइम नहीं हो रहे थे। आज के टाइम में आए दिन क्राइम हो रहे हैं, इसलिए शायद व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। कोशिश तो करती है सरकार, लेकिन शायद इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाती है। तो मैं अब कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी है जयपुर की 1978 की बात है, जिस टाइम पर एक लड़का महज 25 वर्ष की उम्र में 70 से अधिक कत्ल कर चुका था और उसे फांसी की सजा दी गई थी। 1978 में पुलिस को जयपुर की गलियों में एक लाश मिलती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसकी गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से मौत हुई है। चेक किया जाता है तो कनपटी के पास गहरी चोटें होती हैं और उन चोटों के साथ साथ शायद उसकी मौत हुई थी। धीरे धीरे हर तीसरे दिन लाशों का सिलसिला बढ़ता रहता है। लाशें बराबर मिलती रहती हैं। पुलिस भी सोचने पर विवश हो जाती कि आखिर मामला क्या है कि हर तीसरे दिन नई नई लाशें मिलती हैं। धीरे धीरे इतना ज़्यादा रात में सन्नाटा छा जाता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक भय रहता था कि शायद कहीं हमारा भी कत्ल न हो जाए। लोग यही सोचते थे। जैसे ही रात होती थी, जैसे ही शाम होती थी, लोग अपने अपने घर के अंदर जाने लगते थे। एक दिन एक शख्स पहुंचता है जयपुर पुलिस स्टेशन और बताता है कि साहब, हमारी तरफ एक व्यक्ति रात के अंधेरे में दौड़ा। वो व्यक्ति कम्बल ओढ़े हुए था, उसके हाथ में एक हथौड़ा था। जैसे ही हथौड़ा मारने चला, मैं किसी तरीके से बच बचा करके भाग आया हूँ। फिर से एक दिन एक व्यक्ति पहुंचता है और उसी तरीके से बात कहता है। होलिया वही बताता है। जब पुलिस होलिया सुनती है, उसका तो सेम होलिया था जैसे पहले व्यक्ति ने बताया था, उसी तरीके से। फिर एक दिन एक व्यक्ति पहुंचता है, फिर वही बात बताता है कि कम्बल की वेशभूषा में एक व्यक्ति रहता है, हाथ में हथौड़ा होता है और वो वार करता है। किसी तरीके से हम भी बच के निकल आए। तीनों लोगों को बुलाया जाता है। तीनों लोगों को बुला करके पुलिस पूछती है कि क्या आप लोगों ने उस व्यक्ति की शक्ल देखी? तो वो लोग कहते हैं कि साहब, रात का अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखा नहीं। वैसे थोड़ा सा चेहरा दिखा, क्योंकि दौड़ते वक्त कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ेगा तो कम्बल ओढ़कर तो दौड़ नहीं सकता। वो व्यक्ति कहते हैं कि उसके सर से कम्बल हटा हुआ होता था जब वो दौड़ता था। उसकी शक्ल देखी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महज 20 से 25 वर्ष की उम्र का वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति हट्टा कट्टा और युवा अवस्था का है, जवान व्यक्ति है। पुलिस कहती है ठीक है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं उस टाइम पर। पुलिस फिर भी कहती है चलो ठीक है, आप लोग होलिया बताइए। ये बहुत पहले से चित्र बनाने वाली प्रक्रिया, बहुत पहले से स्केच तैयार करने वाली ये प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है, हमारे बाप दादाओं के ज़माने से। तो ये लोग होलिया बताते हैं, चित्र तैयार किए जाते हैं। जब चित्र अलग अलग 3 लोगों के बताने के अनुसार 3 चित्र तैयार किए जाते हैं। तीनों चित्रों में सेम शक्ल होती है, सेम होलिया होता है। तो पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि शायद कोई नवयुवक है, नवयुवक व्यक्ति है जो लोगों के ऊपर हमला करता है। पुलिस ने अपना पहरा बढ़ा दिया। लोग डरते थे, लोग घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते थे। पुलिस ने पहरा बढ़ाया। पहरा बढ़ाने के साथ साथ पुलिस हर गली में नज़र रखने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। धीरे धीरे करके 60 से ज़्यादा कत्ल हो चुके थे। जब 60 कत्ल हो जाते हैं, 60 कत्ल होने के बाद ये बात राजस्थान से दिल्ली सेंट्रल तक पहुंच जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। विचार किया जाता है कि आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बराबर कत्ल करता जा रहा है, लेकिन पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले पा रही है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस का पहरा बढ़ता रहता है। आए दिन बाहर से पुलिस बुलाई जाती है। कहा जाता है हर एक गली में नज़र रखना होगा, उस व्यक्ति को हर हाल में पकड़ना होगा, क्योंकि
क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक व्यक्ति ना जाने कितने जुर्म ढा चुका है, कितने लोगों के ऊपर जुर्म ढा चुका है, ना जाने कितने कत्ल कर चुका है। अब पुलिस छिप छिप कर बैठने लगी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। कई दिनों तक छिप करके पुलिस बैठी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। एक दिन अचानक से एक रात में पुलिस छिप करके बैठी हुई थी। एक व्यक्ति आ रहा था कंबल ओढ़े हुए। ऐसा लग रहा था कि कोई साया आ रहा है और आकर के एक जगह पर रुक गया। जब वो व्यक्ति एक जगह पर रुक जाता है, पुलिस दौड़कर, चारों तरफ से पुलिस हो जाती है, दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस उसे थाने लेकर के आती है। जब थाने लाती है तो उससे पूछताछ किया जाता है। खैर, पुलिस को ये यकीन नहीं था कि वही व्यक्ति है या कोई और व्यक्ति है, क्योंकि जिस टाइम पुलिस ने पकड़ा उसे, उस टाइम उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और लोग ये दावा कर रहे थे कि उसके हाथ में एक हथौड़ा रहता है। पुलिस को पूर्ण रूप से यकीन नहीं था कि ये वही व्यक्ति है या कोई दूसरा व्यक्ति है। पुलिस उस व्यक्ति से पूछती है। जब पूछती है तो व्यक्ति बताता है कि हमारा नाम संकरिया है। तो पुलिस पूछती है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो वो व्यक्ति बताता है कि जयपुर के रहने वाले हैं। वो अपने मोहल्ले का नाम बताता है, अपने पिताजी का नाम बताता है, अपनी माँ का नाम बताता है, परिवार के सारे सदस्यों का नाम बताता है। पुलिस जब जाकर के पता करती है, देखती है, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति सही बता रहा था, ये कुछ भी गलत नहीं बता रहा था। उसके माँ बाप से मुलाकात होती है, माँ बाप से बातचीत होती है। उसके बाद फिर पुलिस वापस आ जाती है। उससे फिर पूछताछ स्टार्ट की जाती है। पूछा जाता है कि आखिर आप इतने सुनसान रास्तों में, इतनी रात में, जहाँ लोग चलना नहीं पसंद करते हैं, एक भय सा छाया हुआ है कनपटी मार डाकू से, और आप इस तरीके से रात में बाहर घूम रहे थे, आखिर बात क्या है? किस कारणवश आपको बाहर जाना पड़ा? तो वो व्यक्ति कहता है कि कारण कोई भी नहीं है। पुलिस कहती है कि 60 से ज़्यादा कत्ल हो चुके हैं, आप कह रहे हैं कारण कोई नहीं है। तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि नहीं सर, 70 से ज़्यादा कत्ल हो चुके हैं। जब ये बात कहता है तो पुलिस सन्न रह जाती है कि 70 से ज़्यादा कत्ल। पुलिस के आंकड़े में, पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ 63 बॉडी ही बरामद हुई थी। पुलिस के पास 63 लोगों के मरने का सबूत था। पुलिस को यही लग रहा था कि 63 कत्ल हुए हैं, लेकिन जब वो बताता है कि नहीं 70 कत्ल हुए हैं, तो पुलिस आश्चर्य में पड़ जाती है। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति हो सकता है। पुलिस कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं हैं। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सर, हमने ही ये कत्ल किए हैं। उसके माँ बाप से पूछा जाता है तो माँ बाप कहते हैं नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा बेटा ना तो किसी से बात करता है, ना तो किसी के पास नाजायज बैठता है, लेकिन इतना जरूर है कि हर तीसरे दिन ये रात में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। घर में बता करके जाता है कि हम दोस्तों के पास जा रहे हैं, और दोस्त इसके कभी घर पर आते भी नहीं हैं। और माँ बाप बताते हैं कि इसके दोस्त बहुत कम है, इसने ज़्यादा दोस्त बनाए भी नहीं है। माँ बाप उसके हाव भाव के विषय में बताते हैं कि हमारा बेटा 24 वर्ष तक तो सभी से हिल मिल कर रहता था, लेकिन जैसे ही 25 वर्ष की इसकी उम्र हुई, 25 वर्ष की उम्र होने के बाद ये तो ना तो किसी के पास बैठना पसंद करता है, ना तो किसी से बोलना पसंद करता है, ये एकांत में रहना पसंद करता है। और बताते हैं ना तो इसके पास कोई गंदी आदत है, ना तो किसी प्रकार की गलत लत है। पुलिस एक बार फिर इस संकरिया से पूछताछ करती है कि आप क्या सत्य बोल रहे हैं? तो ये लड़का कहता है सत्य बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब चारों तरफ खबर फैल जाती है कि संकरिया नाम का डाकू पकड़ा गया, जो कनपटी मार डाकू था। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चार्जशीट पुलिस तैयार करती है। ये 70 लोगों को बताता, पुलिस 70 लोगों के खिलाफ इसके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है। चार्जशीट तैयार करने के बाद चार्जशीट पुलिस पेश कर देती है। इसे जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद महज 4.5 महीने में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट तक मामला जाकर के इसे फांसी की सजा दी जाती है। इसे फांसी हो जाती है। फांसी देने के पहले इसे पूछा जाता है कि आखिर आपने 70 लोगों का कत्ल क्यों किया? तो जो ये बात बताता है, उस बात को सुनकर यकीन नहीं होगा, आप लोग यकीन करें या ना करें, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ ये एकदम सत्य बात है। इसने जो बात बताई, शायद वो बात किसी के सुनने में, किसी के जहन में आने के पहले हमें भी सोचना पड़ रहा है कि कोई व्यक्ति क्या इस तरीके से, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि अपने मनोरंजन के लिए लोगों को मौत के घाट उतार दे। उसने जो बात बताई सुन करके सभी का कलेजा हिल गया।
उसने बताया, जब पहली बार मैं हथौड़ा लेकर के बाहर निकला, मुझे लग रहा था कि मैं किसी व्यक्ति को एक बार हथौड़ा मार करके देखूं तो कैसा लगेगा। जब पहली बार हमने हथौड़ा मारा और हथौड़ा गलती से पहले बार और पहले व्यक्ति की कनपटी पे जा लगा, जब कनपटी पे जा लगा तो एक बार बहुत जोर की चीख निकली। हमने दूसरा हथौड़ा मारा, जब दूसरा हथौड़ा मारा तो फिर एक तगड़ी चीख निकली, और जब तीसरा हथौड़ा मारा तो उसके शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई गतिविधि नहीं हुई, उसके शरीर से कोई आवाज ही नहीं आई। जब कोई आवाज नहीं आई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं मारने में कमी रह गई। उसकी जो चीख हमने सुनी, वो चीख बहुत जबरदस्त थी, वो चीख मुझे बहुत अच्छी लगी। जब चीख मुझे अच्छी लगी तो हमारे जहन में आया कि एक बार मैं और ट्राई करके देखता हूँ, आखिर बार जो कमी रह गई है उस कमी को मैं पूरी करके देखता हूँ। जब ऐसी बात हो गई है तो पुलिस भी सन्न रह जाती, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने मनोरंजन के लिए लोगों को मौत के घाट उतारने पर लग जाए। फिर उसने बताया कि एक रात मैं नहीं गया, अगली रात फिर मैं गया। अब हमें वो इतनी ज़्यादा बेचैनी हो गई, वो जो हमें कमी महसूस हुई, उस कमी को लेकर मेरे अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी हो गई कि मैं सोचने पर विवश हो गई, आखिर करूँ तो क्या करूँ। मेरा मन नहीं माना, मैं अगली रात फिर पहुंचा, सुनसान रास्ते पर गया, एक व्यक्ति आ रहा था, देखा, देखते ही उसकी तरफ मैं दौड़ पड़ा, दौड़ करके उसके फिर वहीं पर हथौड़ा मारा, जानबूझ के वहीं पर हथौड़ा मारा कि जहां से वो चीख आई थी शायद वहीं से चीख आई। हमने फिर एक हथौड़ा मारा, जैसे ही हथौड़ा मारा उसी तरीके की सेम चीख आई। जब सेम चीख आई फिर दूसरी बार वार हमने किया, जैसे ही दूसरी बार सेम जगह पर वार किया वैसे ही फिर चीख आई। उसके बाद जब तीसरी बार वार किया फिर चीख नहीं। अब वो चीख मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं आए दिन नए नए लोगों को हर तीसरी रात में जाता था, एक दो रात में नहीं जाता था, इसलिए नहीं जाता था पकड़ने का डर था, शायद कोई पकड़ न ले। और मैं उन्हीं लोगों के पास जाता था, उन्हीं लोगों के वार, उन्हीं लोगों के ऊपर मैं वार करता था जो लोग अकेले निकलते थे रास्ते से। जहां पर तीन चार लोग होते थे वहां पर मैं नहीं जाता था, वहां पर इसलिए नहीं जाता था कि शायद पकड़ा न जाऊं, पकड़े जाने का मेरे अंदर डर था, इसलिए मैं तीन चार लोगों के पास नहीं जाता था। जब मैं देखता था कि एक व्यक्ति अकेला है, उस व्यक्ति के ऊपर मैं वार करता था और चीख सुन करके अपने आप को आनंदित करता था। इसी तरीके से वो कहानी सुनाता है कि आए दिन मैं चीख सुनने के लिए बेताब रहता था, चीख सुनने के लिए मैं सुनसान गलियों में रात के अंधेरे में कम्बल ओढ़ के जाता था, साथ में हथौड़ा होता था। जिस टाइम पुलिस ने पकड़ा था, पुलिस ने उससे पूछा कि तुमको जब हमने पकड़ा तो लोग तो कहते हैं कि आपके पास हथौड़ा होता है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं था। वो व्यक्ति कहता है हमें वहीं लेकर के चलिए जहां से हमको पकड़ करके लाए। जब पुलिस उसको वहां पर ले जाती है तो एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के पास उसने हथौड़ा रखा, हथौड़ा निकाल कर देता है, कहता है साहब यही हथौड़ा है, इसी से हमने हथौड़े को जांच के लिए भेज दिया जाता है। उसकी कहानी सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने मनोरंजन के लिए कत्ल पे कत्ल, 70 कत्ल उसने किए, और वो ये भी बता रहा था कि अगर मैं पकड़ा ना जाता तो ये गिनती ना जाने कहां तक पहुंचती, मुझे खुद नहीं पता था। उसने जो कत्ल किए, जिस जिस दिन उसने कत्ल किए, लगभग 50 से 55 कत्ल ऐसे थे जिनका टाइम और डेट उस व्यक्ति को मालूम थे। कंकरिया जो कनपटी मार डाकू था उसको डेट तक मालूम थी और टाइम भी मालूम था जिस टाइम उसने वार किया लोगों। और देखिए टाइम नहीं लगा, महज गिरफ्तारी होने के 4 से 4.5 महीने बाद 16 जनवरी 1979 को इसको पकड़ा जाता है, 1979 को इसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार होने के महज 4.5 महीने बाद इसे फांसी दे दी जाती है। फांसी के पहले इससे पूछा जाता है
कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हालांकि हर व्यक्ति से पूछा जाता है, जिस व्यक्ति की फांसी होने वाली थी सभी से पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उसी तरीके से इस व्यक्ति से भी पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो ये व्यक्ति कहता है कि मैंने खामखा लोगों को मार दिया, हमने खामखा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हम सभी से गुजारिश बस यही करना चाहेंगे, हमारी और कोई इच्छा नहीं है, हम सभी से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे जैसा इस दुनिया में कोई न बने, हमारे जैसा कोई भी बनने की सोचे तक ना। देखिए समझ आई, लेकिन देर लगी, और देर इतनी हुई, टाइम इतना लगा कि जब सब कुछ इस दुनिया से उठने वाला है, इस दुनिया से अन्न तक उठने वाला है, उस टाइम समझ आई। उस टाइम समझ आने से कोई फायदा नहीं। शंकरिया को गिरफ्तार करके इसे जेल भेजा जाता है। जेल भेजने के महज 4.5 महीने बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट तक मामला पहुंच करके इसे फांसी की सजा 4.5 महीने में दे दी जाती है। जिस समय इसकी फांसी हुई उस टाइम उम्र महज 27 वर्ष थी। 27 वर्ष की उम्र में इसने 70 से ज्यादा कत्ल किए। कत्ल करने के बाद फांसी के फंदे को चूम करके इस दुनिया से चला गया। इस घटना से लेना चाहूंगा इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।